वीडियो 26 और वीडियो 27 में 28 अगस्त 2024 को एनटीए के द्वारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट की परीक्षा हुई है उसके पेपर में आए हुए ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो को आप मेरे चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जिसका नाम है यूजीसी नेट ज्योग्राफी अगस्त 2024 एग्ज़ाम में जाकर देख सकते हैं। इसी पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इसी पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, उन कथनों की पहचान करें जो सीमांतों और सीमाओं के बारे में सही नहीं हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट अबाउट फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। यह क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसमें फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से जो स्टेटमेंट गलत हैं उनको हमको चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है, बाउंड्रीज आर 2 डायमेंशनल वाइल फ्रंटियर्स आर 3 डायमेंशनल। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ज़मीन पर बाउंड्रीज़ की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। लेकिन अगर वर्टिकली देखा जाए तो बाउंड्रीज़ वर्टिकली ऊपर की ओर भी और वर्टिकली नीचे की ओर भी पाई जाती हैं। एक देश का प्लेन दूसरे देश में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए जो बाउंड्रीज़ हैं वह 2 डायमेंशनल हैं। जबकि फ्रंटियर्स में क्या होता है कि ज़मीन पर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और फ्रंटियर्स वर्टिकली भी पाए जाते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि फ्रंटियर्स 3 डायमेंशनल होते हैं। स्टेटमेंट बी है, बाउंड्रीज आर डी फैक्टो वाइल फ्रंटियर्स आर डिज्यूर। ये उल्टा लिखा हुआ है। बाउंड्रीज जो हैं वह डिज्यूर होती हैं जबकि फ्रंटियर्स डी फैक्टो होते हैं। इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट है यह गलत लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, बाउंड्रीज आर मेंटेन्ड बाय स्टेट एंड हैज़ नो मटेरियल एग्जिस्टेंस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है, फ्रंटियर्स ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड पोजीशन एंड देयर बाउंड्रीज कैन नॉट बी अल्टर्ड। यह स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए और सी सही हैं, लेकिन हमको वह स्टेटमेंट चूज़ करने हैं जो गलत हैं। तो गलत हैं बी और डी, और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग perspective of geography emerged as a part of radical Marxist orientation of human geography। भूगोल का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानव भूगोल के चरम मार्क्सवादी उन्मुखीकरण के भाग के रूप में उद्भूत हुआ। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप फेमिनिस्ट ज्योग्राफी के कंसेप्ट का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वह रेडिकल मार्क्सिस्ट जो ओरिएंटेशन है उससे काफ़ी अधिक प्रभावित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, नारीवादी भूगोल, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल के ऊर्ध्वाधर संचलन का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉज फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन इज़। बहुत ही आसान सवाल है। डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण ही जो महासागर हैं उनमें वाटर में वर्टिकल मूवमेंट होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, डेंसिटी डिफरेंसेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड ओशन करेंट। इससे अधिक आसान सवाल हो ही क्या सकता है। सभी जानते हैं कि लेब्राडोर धारा जो है वह एक कोल्ड ओशन करेंट है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आधार पर भारत की जनसंख्या संगठन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यह क्वेश्चन भारत की जनगणना 2011 से संबंधित है और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनमें से जो सही है उसको हमको चूज़ करना है।
पहला स्टेटमेंट है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। यह स्टेटमेंट गलत है। इसी तरीके से यह जो दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक था, यह स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है सिक्किम की जनसंख्या में बौद्धों का हिस्सा प्रतिशत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुसलमानों के हिस्से से अधिक है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जबकि स्टेटमेंट डी है चंडीगढ़ में सिख जनसंख्या का हिस्सा 10% से अधिक और हरियाणा में 10% से कम है, यह स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में सी और डी स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सरफेसेस ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ एल्बिडो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पृथ्वी की निम्नलिखित सतहों को एल्बिडो के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत ही आसान सवाल है, लगभग सभी जानते हैं कि जो फ्रेश स्नो है उसका एल्बिडो सबसे अधिक होता है, फ्रेश स्नो का। इसके बाद इससे कम एल्बिडो होता है डेजर्ट्स का, उससे कम एल्बिडो होता है क्रॉप्स का, और इन चारों में सबसे कम एल्बिडो होता है वाटर का। इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है सूर्यातप के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंसोलेशन। पहला स्टेटमेंट है इन समर सीजन लेंथ ऑफ द डे विल बी लॉन्गर एट जम्मू एज कंपेयर्ड टू चेन्नई, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इन अ ईयर द सन्स रेज आर वर्टिकल ट्वाइस एट वाराणसी। एक साल में वाराणसी पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत होती हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित स्थानों पर ही साल में 2 बार वर्टिकल होती हैं। वाराणसी की स्थिति कर्क रेखा से उत्तर में है। वाराणसी पर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ ही नहीं सकती। तीसरा स्टेटमेंट है द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज रिसीव मोर इंसोलेशन एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स। हिमालय के दक्षिणी ढाल उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है द शेयर ऑफ विजिबल वेवलेंथ इज मोर देन द शेयर ऑफ अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ इन टोटल इंसोलेशन। कुल सूर्यातप में दृश्य तरंग दैर्ध्य का हिस्सा पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य के हिस्से से अधिक होता है, यह स्टेटमेंट भी सही है, क्योंककि जो इंसोलेशन होता है उसमें विजुअल स्पेक्ट्रम की जो मात्रा होती है परसेंटेज में वो होती है लगभग 41%, और जो यूवी स्पेक्ट्रम होता है उसकी मात्रा होती है सिर्फ 10%, और इंफ्रारेड की मात्रा होती है लगभग 51% के आसपास। इस तरीके से इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय विद्वानों को उनके जन्म के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्कॉलर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर आपने इंडियन जोग्राफर्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आए थे आर्यभट्ट, उसके बाद आए हैं वराह मिहिर, उसके बाद आए हैं ब्रह्मगुप्त, और इन तीनों के बाद आए हैं भास्कराचार्य। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है नेचुरल गैस अकर्स ओनली विद ऑयल इन ऑयल फील्ड्स। प्राकृतिक गैस केवल तेल क्षेत्रों में तेल के साथ पाई जाती है। ये जरूरी नहीं है प्राकृतिक गैस सिर्फ तेल के साथ ही पाई जाएगी, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इस तरीके से यह जो स्टेटमेंट ए है वह गलत है। दूसरा है इन
an oil well, density of oil is found higher than the rocks containing oil. तेल कुओं में तेल धारण करने वाली चट्टानों की बजाय तेल का घनत्व अधिक पाया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स कंटेनिंग इट। स्टेटमेंट सी है, बिटुमिनस इज द मोस्ट वाइडली ऑकरिंग ग्रेड एज कोल। बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रकार है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, रसिया हैज़ द लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और इस तरीके से स्टेटमेंट ए और बी सही नहीं है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फसल क्षेत्र भारत में उच्च वर्षण के क्षेत्र तक सीमित नहीं है? द क्रॉप रीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कन्फाइंड टू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन इंडिया। यह भी बहुत आसान सवाल है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉटन, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में एक प्रदत्त वास स्थान में पादप बीज अंकुरण और पादप विकास के माध्यम से नवनिर्मित अनावृत क्षेत्र में स्थापित होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज द प्लांट सीड्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द न्यूली क्रिएटेड बेयर एरिया थ्रू जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ इन अ गिवन हैबिटाट? क्लीमेंट्स ने किसी हैबिटाट में वेजिटेशन कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए 5 सीक्वेंशियल फेजेस या 5 क्रमिक अवस्थाएं बताई हैं। इनको फेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन भी कहा जाता है। पहली अवस्था होती है फेज ऑफ न्यूडेशन की, दूसरी अवस्था होती है फेज ऑफ माइग्रेशन की, तीसरी अवस्था होती है फेज ऑफ इसेसिस की, चौथी अवस्था होती है फेज़ ऑफ रिएक्शन की और पांचवी और अंतिम अवस्था होती है फेज़ ऑफ स्टेबलाइजेशन की। जो पहली अवस्था है जिसको कि फेज़ ऑफ न्यूडेशन कहा जाता है, इसमें एक बेयर एरिया या एक नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है और जो दूसरी स्टेज है या जो दूसरा फेज़ है वह है फेज़ ऑफ माइग्रेशन। इस दूसरे फेज़ में क्या होता है कि किसी दूसरे स्थान से एक बीज माइग्रेट होकर इस बेयर एरिया पर आता है और जो तीसरी अवस्था होती है फेज़ ऑफ इसेसिस की, इस अवस्था में क्या होता है कि जो दूसरी अवस्था में बीज माइग्रेट होकर आया था, अब वह इस तीसरी अवस्था फेज़ ऑफ इसेसिस में वह बीज एस्टेब्लिश हो जाता है, उसका जर्मिनेशन या उसका अंकुरण हो जाता है और उसकी जो वृद्धि है उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 फेज ऑफ इसेसिस, क्योंकि इस स्टेज में प्लांट सीड्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द न्यूली क्रिएटेड बेयर एरिया थ्रू जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ इन अ गिवन हैबिटाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र उद्देश्य 6 के धारणीय लक्ष्यों के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल एम ऑफ गोल 6। देखिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है वह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। इस क्वेश्चन में इस गोल से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन चारों में से जो स्टेटमेंट रॉन्ग हैं उनको हमको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। यह बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है टू एंश्योर एक्सेस टू क्लीन एनर्जी
टू ऑल बाई 2030। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, जबकि जो गोल 6 है वह क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। इस तरीके से यह स्टेटमेंट बी गलत है। स्टेटमेंट सी है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम्स। जल संबंधी पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षित करना और पुनर्संचयन करना, यह स्टेटमेंट भी इसी गोल 6 से रिलेटेड है। और लास्ट स्टेटमेंट है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग बाई 14%। उद्योगों और इमारतों में ऊर्जा की खपत को 14% कम करने के लिए तकनीकी माध्यमों का अनुप्रयोग करना। यह जो स्टेटमेंट है यह भी एनर्जी से रिलेटेड है, यह वाटर से रिलेटेड नहीं है। इस तरह यह स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बी और डी गलत हैं और इन्हीं गलत स्टेटमेंट्स का हमको चयन करना था और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है स्थानीय इकाइयाँ पाना, पारा, पाली, नागला और ढाणी निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती से संबद्ध हैं? द यूनिट्स लोकली कॉल्ड पाना, पारा, पल्ली, नगला और ढाणी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल सेटलमेंट्स। यह भी बहुत आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। हैमलेटेड सेटलमेंट्स को इन नामों से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है एकमैन स्पाइरल सर्पिल प्रभाव किसकी व्याख्या करता है? द एकमैन स्पाइरल इफेक्ट एक्सप्लेन्स। यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। यह जो है सतही धाराओं के प्रवाह की दिशा में विक्षेपण की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ हैज़ार्ड या जोखिम लिखे हुए हैं, वहीं लिस्ट 2 में इन हैज़ार्ड से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला हैज़ार्ड लिखा हुआ है GLOF। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड और आप जानते हैं कि यह जो GLOF है इसका संबंध पहाड़ी क्षेत्रों से होगा और यहाँ पर दिया हुआ है सिक्किम। दूसरा है लैंडस्लाइड्स। तो जो लैंडस्लाइड्स हैं उससे जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वह बहुत अधिक प्रभावित हैं। तीसरा दिया हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आप जानते हैं कि उड़ीसा जो है वह इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से बहुत अधिक प्रभावित राज्य है। लास्ट हैज़ार्ड है अर्थक्वेक और हम जानते हैं कि गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वह अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूगोल में व्यवहारवादी आंदोलन से संबद्ध नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद बिहेवियरल मूवमेंट इन ज्योग्राफी। यह भी बहुत आसान सवाल है। जो डेविड हार्वे थे वह बिहेवियरल मूवमेंट से संबंधित नहीं थे, यह मात्रात्मक क्रांति और रेडिकलिज्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है अस्तित्व में आने वाला अगला हवाई द्वीप जिसका नामकरण लोही हो चुका है श्रृंखला के कौन से छोर पर महासागर तल पर निर्मित हो रहा है? द नेक्स्ट हवाईयन आइसलैंड दैट विल कम इनटू बीइंग ऑलरेडी नेम्ड लोही इज बिल्डिंग ऑन द ओशन फ्लोर एट द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द चेन। देखिए यह जो मैप है यहाँ पर आप यह हवाई द्वीप देख रहे होंगे और इस हवाई द्वीप के अगर साउथ ईस्ट में इस जगह पर देखा जाए, यहाँ पर इस छोर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक नया द्वीप बन रहा है जिसका नाम है लोही। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 साउथ ईस्ट। यह एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
अगर आप हवाई द्वीप के निर्माण से संबंधित जो हॉट स्पॉट थ्योरी है या जो हॉट स्पॉट कंसेप्ट है, अगर आप उस कंसेप्ट को जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने कहीं नहीं भी सुना है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में जो कि YouTube पर अवेलेबल हैं उनमें हवाई द्वीप की उत्पत्ति से संबंधित इस हॉट स्पॉट के कॉन्सेप्ट को बहुत अधिक डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वह वीडियो देखा होता तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के तापमान और लवणता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशंस। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर स्लाइटली कूलर देन दोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशंस हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर के ओशंस की तुलना में थोड़े से गर्म हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द एटलांटिक ओशन इज़ लार्जर देन इन द पैसिफिक ओशन। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, द एरियाज ऑफ highest salinity in the open oceans are associated with subtropical high pressure areas। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है, the high salinity of Black Sea is due to influx of large volumes of water by rivers। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बी और सी ही सही है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, समस्त इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और समस्त भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? द स्टेटमेंट all history must be treated geographically and all geography must be treated historically was given by। यह बहुत ही आसान सवाल है और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स में महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन हिज बुक अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर डू टाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपरदनात्मक भू आकृतियों को निरूपित करता है? इन द फॉलोइंग विच वन रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स? देखिए, पहला ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है जियोजेन, यह भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। इसके बाद दिया हुआ है ट्रंकेटेड स्पर, यह भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। और लैपिस भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। बाकी के अगर हम ऑप्शंस देखें तो इनमें स्टेलैग्माइट एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इसी तरीके से टोम्बोलो भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है और ड्रमलिन भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ डीप या ट्रेंचेस के नाम दिए हुए हैं, जबकि लिस्ट 2 में कुछ ओशंस के नाम दिए हुए हैं जहां पर यह डीप या ट्रेंचेस पाई जाती हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहली ट्रेंच दी हुई है प्यूर्टो रिको और यह अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। दूसरी ट्रेंच दी हुई है जावा सुंडा ट्रेंच, यह इंडियन ओशन में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है चैलेंजर डीप और यह पैसिफिक ओशन में स्थित है। और लास्ट में है मॉली डीप, यह आर्कटिक ओशन में स्थित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द हीट बजट ऑफ द अर्थ। पहला स्टेटमेंट है, इन द एल्बिडो ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम डोमिनेंट रोल इज प्लेड बाय क्लाउड्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है, आउट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन मोर यूनिट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
अगला स्टेटमेंट है, इन द लैटिट्यूडनल बेल्ट ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ टू आर्कटिक सर्किल द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मोर देन दैट ऑफ द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यह स्टेटमेंट भी गलत है। अगला स्टेटमेंट है, इन लैटिट्यूडनल हीट ट्रांसफर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डोमिनेट्स ओवर ओशियनिक सर्कुलेशंस। अक्षांशीय ऊष्मा स्थानांतरण में वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय परिसंचरण से प्रबल होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसके द्वारा 75% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जबकि ओशियनिक सर्कुलेशंस के द्वारा सिर्फ 25% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इस तरीके से जो सही स्टेटमेंट हैं वह हैं ए और डी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आधार के विस्तार के प्रबंधन के लिए प्रकृति के ऊपर मनुष्य की श्रेष्ठता और प्रभुत्व, प्राकृतिक संसाधनों के बेरोक टोक उपयोग और आर्थिक विकास में वृद्धि के आधार पर विश्व में हमारे स्थान की समझ से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्लेस इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन ह्यूमन सुपीरियरिटी एंड डोमिनेंस ओवर नेचर? द unrestricted use of natural resources and increased economic growth to manage an expanding industrial base। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 मानव केंद्रित या एंथ्रोपोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र मानचित्रण में प्रयुक्त तकनीकों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। स्टेटमेंट ए है, क्लाइनोग्राफिक वक्र उत्तरवर्ती समोच्च रेखाओं के बीच औसत ढाल प्रवणता को दर्शाता है तथा मानचित्र में निरूपित सामान्य उच्चावच में किसी असामान्य परिवर्तन को प्रमुखता से दर्शाता है। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो क्लाइनोग्राफिक वक्र होता है उसके द्वारा स्लोप में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस कर्व का निर्माण दो सक्सेसिव कंटूर्स के बीच क्षेत्रफल, उनकी लंबाई तथा ऊंचाई आदि के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाधर मापनियों में संबंध को क्षैतिजीय अतिशयता के रूप में जाना जाता है। द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एग्जैगरेशन। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल एग्जैगरेशन नहीं कहते, इसको वर्टिकल एग्जैगरेशन कहा जाता है। अगला स्टेटमेंट है, अ प्रोफाइल ड्रॉन अलोंग द स्ट्रेच ऑफ रोड और अ रिवर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट है, अ क्रॉस प्रोफाइल गिव्स अ पैनोरामिक व्यू विद अ डिस्टेंट स्काई लाइन, अ मिडिल ग्राउंड एंड अ फोरग्राउंड। यह स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो सही कथन हैं वह हैं ए और सी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।